इसमें लाइव क्लास का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया? ठीक, हेलो, आवाज आ रही है? क्या हुआ सुनील? हाँ, फेल टू स्टार्ट लाइव सेशन, प्लीज टाइप, ऐसा तो आ रहा है। अच्छा, ठीक, चलिए। तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? जैसे कि आपको पता है कि आज हमें दो सब्जेक्ट पढ़ने हैं। एक आपका इसमें कृषि रहेगा और दूसरा आपका इसमें जो रहेगा वो आपका इसमें एनवायरमेंट रहेगा। तो हम इन्हीं दो सब्जेक्टों पे आज बात करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट हम करते हैं। कृषि पहले हमें पढ़ना है। कृषि की जब हम लोग बात करेंगे तो पहले कृषि के बारे में कुछ बेसिक बातों को हम जान लेते हैं। देखिए, कृषि के बारे में जब बातचीत शुरू होगी तो ये एक ऐसा सेक्टर है, ठीक है, जिसमें भारत के अंदर अनेक तरह की विविधताएं पाई जाती हैं। हम जानते हैं कि हमारा सिलेबस में पूरे 10 नंबर की कृषि दे रखी है। इस बार के सिलेबस में पूरे 10 नंबर की कृषि दे रखी है। इसका मतलब इस टॉपिक को मैं बहुत अच्छे से उधेड़ के चलूंगा, ठीक है। और आप ऐसी उम्मीद भी मुझसे कर सकते हैं कि अगर आपके पेपर में 10 प्रश्न आते हैं तो लगभग लगभग, ठीक है, 8 से 9 प्रश्न जो है आपको इसी सेशन से आपको देखने को मिल जाने चाहिए हैं। इतना मैं भरोसा आपको दिलाऊंगा, ठीक है। जब मैं कृषि की बात करता हूं तो कृषि के बारे में पहले कुछ मूलभूत बातें हम जान लेते हैं। जब भी कृषि आपके दिमाग में आएगा तो कुछ मूलभूत बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए हैं। ध्यान रखना, जब भी मैं कृषि की बात करता हूं तो मैं खेती की बात नहीं कर रहा हूं। अगर मैं कृषि बोल रहा हूं तो इसका मतलब मैं खेती नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ फसल नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। जब भी मैं कृषि बोल रहा हूं तब मैं चार बातों को बोल रहा हूं। ध्यान रखना, जब भी मैं कृषि बोल रहा हूं मूलभूत बातों में, जब भी मैं कृषि बोल रहा हूं इसका मतलब मैं चार चीजों के बारे में बात कर रहा हूं, जिसमें से पहली चीज जो रहेगी वो रहेगी आपकी खेती, जिसे हम लोग प्रॉपर कृषि कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, जब मैं कृषि बोलूंगा तो इसमें रहेगा आपका पशुपालन, पशुपालन सेकंड आपका इसमें ये रहेगा। जब मैं कृषि बोलूंगा तो तीसरी चीज इसमें आपकी रहेगी वानिकी, तीसरी आपका वानिकी इसमें रहेगी। और चौथी चीज इसमें आपका रहेगा मत्स्य पालन, मत्स्य पालन। देखिए सर, पशुपालन और मत्स्य पालन में अंतर क्या है? पशुपालन एक अलग तरह की चीज है, मछली पशु नहीं है, ठीक है। तो इसे हम किसमें रखते हैं? इसको भी कृषि के अंदर ही रखा जाता है। तो बेसिकली बात यहां पे ये है, जब मैं कृषि की बात करूंगा तो यहां पे बात होगी हमारी जो अर्थव्यवस्था होती है उसका जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राथमिक क्षेत्र जो है उसके बारे में यहां पे बात होगी,
यानी कि यहां कृषि का मतलब किससे है? अर्थव्यवस्था के प्राथमिक प्राथमिक क्षेत्र से है, जिस क्षेत्र का जुड़ाव डायरेक्ट रूप से प्रकृति से होता है, डायरेक्ट रूप से, ठीक है, प्रकृति से जिसका जुड़ाव होता है, ऐसे सेक्टर को हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। और जब भी मैं कृषि की बात करूंगा, दैट मीन्स मैं बात किसकी कर रहा हूं? मैं कृषि, पशुपालन, वानिकी और मत्स्य पालन की बात कर रहा हूं। क्या आपको एक बात क्लियर हो गई है? अब हम थोड़े से आगे बातें करते हैं। जब हम कृषि के मूलभूत बातें करते हैं, तो एक बात तो मैं कर चुका हूं, सेकंड बात, ठीक है, ध्यान रखना, जब भी मैं कृषि की बात करूंगा तो एक बात ये, दूसरी बात, जब भी कृषि की बात होगी, आपके दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए है, आपके दिमाग में आनी चाहिए है 7वीं अनुसूची। क्या आनी चाहिए सर? 7वीं अनुसूची आपके दिमाग में आ जानी चाहिए है। सर 7वीं अनुसूची क्यों आनी चाहिए हमारे दिमाग में? इसमें ऐसा क्या है? 7वीं अनुसूची के अंदर हमारे संविधान में 3 तरह की सूचियां हैं, हम जानते हैं। एक सूची आपकी जिसे हम बोलते हैं संघ सूची, एक सूची है राज्य सूची, एक सूची हमारी समवर्ती सूची। आप इसे जानते हैं, इसलिए मैं इस पे यहां से फटाफट निकलता हूं आगे, ठीक है। ध्यान रखना, संघ सूची वो है जिसमें केंद्र सरकार यानी कि मोदी जी कानून आते हैं, आप सीधे समझो। राज्य सूची वो सूची है जिसमें राज्य सरकार यानी कि धामी जी इसमें कानून बनाते हैं, और समवर्ती सूची वो सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारें इसमें कानून बना सकती हैं। आप जरा एक बात समझिए, मुझे एक बात आप मुझे बताइए, यहां पे कृषि जैसा बड़ा मुद्दा जिससे कि पूरे देश वालों का पेट भर रहा है, खाने का मुद्दा है ये, ठीक है, खाने का मुद्दा है पूरे देश की। आपको पता होगा, हम पहले कहते कि 70% आबादी इसी में लगी हुई है, तो इतना बड़ा मुद्दा, एक बात समझा, इसके लिए कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। इसके लिए कौन बनाएगी? राज्य सरकार। इसके लिए कौन बनाएंगे? दोनों। अब आप मुझे बताएं, यहां पे इस कृषि जैसे सेक्टर को किसमें डालना चाहिए? इसमें या फिर इसमें? आप मुझे बताओ, इसमें विवादित मतलब झगड़ा होने की संभावना कहां पे है? भाई झगड़ा होने की संभावना कहां पे है? जहां केंद्र सरकार कानून बनाएगी, जहां राज्य बनेगी, आप दोनों मिलकर बनाएंगे। भाई दोनों मिलकर जहां पे बनाएंगे वहां पे झगड़ा होने की संभावना होगी, इसलिए इसे समवर्ती सूची का विषय नहीं बनाया गया है। कृषि जो है ये राज्य सूची का विषय है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, कुछ लोगों को इससे भी दिक्कत थी कि इसको राज्य सूची का विषय क्यों डाला गया है, राज्य सूची में से क्यों डाला गया है। इस दिक्कत में एक आदमी का नाम, ठीक है, स्वामीनाथन जी जो थे, इन्हें इस बात से परेशानी थी कि कृषि को राज्य सूची का विषय क्यों बनाया गया है। क्यों दिक्कत थी इनको दिक्कत इसलिए थी, इनका कहना था कि राज्यों के पास पैसा कम होता है, राज्य के पास पैसा क्या होता है? कम होता है, इसलिए इस क्षेत्र में अच्छा विकास करने के लिए क्या चाहिए होगा? अच्छी मशीनें चाहिए होगी, अच्छी सिंचाई की सुविधा देनी होगी, अच्छे डैम बनाने होंगे, और इसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। और राज्य के पास पैसा नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया? केवल वही राज्य कृषि में डेवलप कर पाएंगे जिनके पास पैसा होगा। इसलिए स्वामीनाथन जी को इससे प्रॉब्लम थी, और इन्होंने एक सुझाव दिया कि कृषि जो है, इस कृषि को समवर्ती सूची का विषय बना देना चाहिए। इन्होंने ऐसा सुझाव दिया, ठीक है। ऐसा इन्होंने कब दिया? इस सुझाव इन्होंने 2006 में दिया, जब 2006 के अंदर एक समिति बनाएगी, जिस समिति को हमने कहा, नाम लिख देंगे यहां पे, राष्ट्रीय कृषि समिति या फिर राष्ट्रीय कृषि आयोग इसे कहा गया। सर कब बना आयोग? 2006 में बना, ठीक है। क्या नाम था इसका? राष्ट्रीय कृषि आयोग। सर इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष हैं स्वामीनाथन जी, ठीक है। स्वामीनाथन जी इसके अध्यक्ष रहे। क्लियर हो गया? ठीक है। आपको बेसिक बातों में सेकंड बात समझ में आ गई है। आप ध्यान रखना, मूलभूत बातों में तीसरी बात आपको समझनी है। कृषि में अगर मैं इस कृषि की बात करता हूं, ध्यान रखना, कृषि यानी कि फसल यानी खेती, ठीक है। कृषि कहां पे अच्छी होगी कृषि? एक बात ध्यान रखना, कृषि अच्छी होने के लिए हमें 3 आइटमों की आवश्यकता पड़ती है। कृषि अच्छी होने के लिए हमें क्या पड़ती है? हमें 3 आइटमों की आवश्यकता पड़ती है।
पहला आइटम क्या चाहिए सर हमें? मिट्टी। पहला आइटम क्या चाहिए होता है हमें? मिट्टी। दूसरा आइटम हमें क्या चाहिए होता है सर? वर्षा यानी कि पानी। और तीसरा आइटम हमें चाहिए होता है क्या? तापमान। ठीक है, मिट्टी अच्छी क्यों चाहिए आपको पता ही है, पानी ऐसा क्यों अच्छी क्यों चाहिए हमें पता ही है, बट ताप अच्छा क्यों चाहिए है भाई? पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो प्रकाश के माध्यम से ही तो करते हैं। अगर वह प्रकाश नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगी, और अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगी तो भाई पौधा जिंदा कैसे रहेगा? नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कहीं पे भी अच्छी कृषि होने के लिए क्या क्या चीज चाहिए? मिट्टी, वर्षा और हमें क्या चाहिए? यहाँ पे ताप चाहिए। ये तीनों चीजें जहां पे अच्छी होंगी वहां पे कृषि हमेशा क्या होगी? अच्छी होगी। ठीक है, अगर मैं भारत की बात कर दूं, अगर आपको कुछ नहीं भी पता है तो आपको ये तो पता है ना कि भाई कहाँ की मिट्टी अच्छी है। तो भाई अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? जिस मिट्टी को नदियां लाती अपने साथ में और बिठा देती हैं, उसी मिट्टी को तो हम क्या बोलते हैं? एलोवियल सॉइल बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। और भैया नदियां कहाँ है? नदियां यहाँ है, ये हिमालय है, हिमालय में ये बहुत सारे ग्लेशियर हैं, ग्लेशियर पिघलते हैं तो पानी निकलता है, और भैया यहीं से ही तो नदियां आती हैं, ये सब गंगा और इसकी सहायक नदियां ही तो है यहाँ पे। तो ये वाला जो हमारा उत्तर भारत का मैदान है, ये वाला मैदान में ही हमारे सबसे अच्छी क्या है? मिट्टी है। अब यहाँ पे पानी की कमी है क्या? अरे पानी की तो यहाँ बिल्कुल कमी नहीं है। एक तो यहाँ से जो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून है ये भी कुछ हद तक वर्षा करता है, लेकिन ज्यादा वर्षा ये नहीं करता यहाँ पे, लेकिन ये भी करता है। दूसरा ये जो अरब सागर की ये वाली शाखा जाती है ये भी वर्षा करती है यहाँ पे। ठीक है, ये भी यहाँ पे वर्षा करती है। और कुछ मामले में पंजाब वाले एरिया में जो पश्चिमी विक्षोभ है ये भी वर्षा करता है पंजाब और इधर वाले एरिया पे। इसलिए देखिए, तो यहां पे क्या हो गया? मिट्टी अच्छी हो गई भाई, पानी भी यहां पे अच्छा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम जानते हैं कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से जाती है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से जाती है। तो भाई कर्क रेखा, हम जानते हैं कि कर्क रेखा तक सूर्य पहुंचता है 21 जून को, सूर्य यहां पे लंबवत होता है। तो इसका मतलब सूर्य यहां पे लंबवत होगा तो भाई सूर्य की सीधी किरणें यहीं पे पड़ रही होंगी, तो टेम्परेचर भी तो यहां पे अच्छा होगा, है नहीं? तो इसीलिए इस वाले क्षेत्र में मिट्टी, वर्षा, ताप तीनों अच्छे होते हैं, इसलिए इस क्षेत्र में कृषि अच्छी होती है। अरे जब ही ना जा करके प्राचीन काल में हम देखते हैं सभ्यता का विकास इसी साइड में तो हुआ कि नहीं हुआ? इसी साइड में तो हुआ। वैदिक सभ्यता कहां थी? यही तो वैदिक सभ्यता थी। ठीक है, उसके बाद आपका वैदिक ऋग्वैदिक सभ्यता, फिर उत्तर वैदिक सभ्यता, फिर हमने देखे महाजनपदों का उदय हुआ। और महाजनपद कहां उदय हुए? यही तो महाजनपद उदय हुए कि नहीं हुए? अरे दक्षिण में तो केवल एक ही महाजनपद था, वो था कहां? अश्मक। एक ही तो हुआ दक्षिण में, अस्मक। किस नदी के तट पे सर? गोदावरी या फिर इसकी सहायक प्रवरा नदी के तट पे, एक ही तो हुआ। बाकी सारे के सारे कहां हुए? इधर ही तो हुए। 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद तो केवल उत्तर प्रदेश के अंदर थे, ये हमको पता है, और 2 इधर थे अपने पाकिस्तान में, एक गांधार और एक काम्बोज, ये पंजाब से लगा हुआ जो एरिया था इधर पे। तो कहने का मेरा मतलब ये है, यही क्षेत्र क्या है आपका? सर्वाधिक उपजाऊ है। ठीक है, क्या आपको कुछ बेसिक बातें समझ में आ गई हैं? मेरे हिसाब से आपको बेसिक बात आपको समझ में आ गई होंगी। अब जरा बात समझिए, देखिए यहाँ पे भारत जैसे देश में कृषि इतना महत्वपूर्ण क्यों है? भारत जैसे विशाल देश में कृषि इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो थोड़ा सा हम इसको भी समझ लेते हैं फटाफट से। ठीक है, देखिए यहाँ पे कृषि का महत्व क्या है, कृषि हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? तो पहली बात देखिए यहाँ पे, भारत जो है वह है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। पहली बात, भारत एक कृषि प्रधान क्या है? देश है, कोई दिक्कत नहीं। भारत एक कैसा देश है? भारत एक कृषि प्रधान देश है। अब ध्यान रखना, भारत की, ठीक है, अब आपको यहां पे एक दो बातें ध्यान रख लेनी है। ठीक है, हमारे देश में लगभग 58% जनसंख्या, 58% आबादी, ठीक है, अपनी आजीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर है। भैया कितना बड़ा महत्व हो गया, जहां आधे से ज्यादा जनसंख्या इसी पे ही निर्भर है, तो कितनी बड़ी बात हो गई। ठीक है, इसके अलावा महत्व की बात करते हैं तो हमारी जो जीडीपी है, सर ये क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, इकोनॉमिक्स में बात करेंगे, अभी आप मोटा मोटा ये समझ लो, हमारे देश जितना पैसा कमाता है, हमारे देश की जो इनकम होती है ना, उसे हम जीडीपी कह देते हैं। ठीक है, तो हमारा देश जितना भी पैसा कमा रहा है उसमें कृषि का जो योगदान है वो सर कितना है?
16.9% है, लेटेस्ट आंकड़ा बता रहा हूं। लेकिन ध्यान रखना, इसे आपको कुछ किताबों में आपको ये 17% भी देखने को मिल जाएगा, ज्यादा ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कब की बात हो रही सर? ये हम बात कर रहे हैं 2023 की बात कर रहे हैं। जरा यहीं पे एक बात और समझ लो, जब हमारा देश आजाद हुआ था और हमारे देश में पहली पंचवर्षीय योजना भी नहीं आई थी, मतलब पहली पंचवर्षीय योजना कब आई? 1951 में आई थी, 56 तक चली थी। तो उससे पहले 51 से पहले यानी कि 50, 1950 में क्या था सर? 1950 में हमारी जो जीडीपी थी, हमारी जीडीपी में कृषि की हिस्सा, कृषि की भागीदारी सर कितनी थी? 73%। कितनी भागीदारी थी? 73%। ठीक है, आज कितनी है? आज कितनी है? लगभग 17%। तो उस टाइम पे कितनी थी? आज कितनी? 17। उस टाइम पे कितनी थी? 73%। ठीक है, तो इसका मतलब हमको एक बात समझ आ रही है, आज कृषि, आज जीडीपी में कृषि क्या हो गई है? कृषि का जो भागीदारी है वो हमें क्या दिख रही है? यहां पे हमें कम होती हुई दिख रही है। हमें क्या दिख रही है? यहां पे हमें ये कम होती हुई दिख रही है। ठीक है, ये हमें यहां पे ये थोड़ा सा हमें कम होती हुई दिख रही है, मैं आपको बता दिया। लेकिन एक बात समझना, ये कमी जीडीपी में कृषि की गिरावट का मतलब ये नहीं है कि अब हम कृषि क्षेत्र से कम कमा रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है। ध्यान रखना, केवल कृषि में जो गिरावट हुई है वो प्रतिशत में गिरावट हुई है, प्रतिशत में गिरावट हुई है, लेकिन हम कृषि से जो कमा रहे हैं, हम कृषि से जो कमा रहे हैं इसमें गिरावट नहीं हुई है। ठीक है, प्रतिशत में क्या हुई है? गिरावट हुई है, प्रतिशत में गिरावट हुई है, बट हम जो कमा रहे हैं ऐसा नहीं है कि पहले हम कृषि से ज्यादा कमा रहे थे आज हम कम कमा रहे, नहीं, परसेंटेज में क्या होगी? गिरावट आई है, जबकि कमाई में कोई गिरावट नहीं आई है। सर कैसे? जरा समझाने का प्रयास करो। देखिए, यहां पे मैंने मान लिया एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी, कोई आदमी ए है, ठीक है, ये ए आदमी 1950 में मान लिया ये 100 रुपए कमाता था। भैया कितने रुपए कमाता था? ये 100 रुपए कमाता था। अब मैंने मान लिया ये आदमी जो है खाने पर ये आदमी 50 रुपए खर्च करता था, मतलब 100 का आधा खर्च कर रहा है। मतलब कितना कर रहा है सर? ये 50% खर्च कर रहा है। मतलब कितना खर्च कर रहा है? 50% कर रहा है। लेकिन यही आदमी अब 2023 में, यही आदमी 2023 में अब 100 रुपए थोड़े ना कमा रहा होगा, मजदूरी कितनी बढ़ गई है। अब ये आदमी 10,000 रुपए कमा रहा है। कितना कमा रहा है? 10,000 रुपए। तो अब ये आदमी खाने पर, ये आदमी अब, भाई पहले तो 50 रुपए खा ले रहा था ये, लेकिन अब ये आदमी खाने पर 1,000 रुपए खर्च कर रहा है। कितना खर्च कर रहा है? 1,000 रुपए खर्च कर रहा है। लेकिन 1,000 रुपए खर्च कर रहा है कितने में से? 10,000 में से। तो भाई कितना परसेंट हो गया? 10% हो गया कि नहीं हो गया? अब जरा मुझे एक बात समझाओ, ये जो ए आदमी है ये पहले 50 रुपए खर्च कर रहा था, अब तो 1,000 कर रहा है। ये 50 कर रहा था, अब तो 1,000 कर रहा है, मतलब खर्चा बढ़ गया इसका। लेकिन प्रतिशत में पहले 50% कर रहा था ये, अब ये 10% कर रहा है। अंतर किस बात का हुआ? बढ़ा क्या? क्या बढ़ा? ये कम नहीं हुआ है, ये तो बढ़ गया है, 50 से 1,000 हो गया है। ये 50 से 1,000 हो गया है। कमी किसमें आई है? इसमें कमी आई है। क्यों कमी आई है? क्योंकि क्या बढ़ गई है? जीडीपी बढ़ गई है। तो इसका मतलब सर क्या है? इसका मतलब ये है 1950 में हमारी जीडीपी बहुत कम हुआ करती थी, इस वजह से कृषि का योगदान उसमें ज्यादा था। लेकिन अभी हमारी जीडीपी बहुत बढ़ गई है, 3.3 ट्रिलियन डॉलर है। कितनी है? 3.3 ट्रिलियन डॉलर हमारी जीडीपी है। तो इस जीडीपी के नाते अब हमारी कृषि की जो इसमें वैल्यू है वो कम हो गई है इन परसेंटेज में। अब एक बात जरा मुझे आप ये बताइए, आप जरा मुझे ये बताओ, ठीक है, कि जीडीपी में कृषि का योगदान पहले 70-73% था, ये अच्छा हुआ, या फिर जीडीपी में जो आज योगदान 17% है ये अच्छा हुआ? कौन सा अच्छा हुआ? एक बात समझिए, जीडीपी में हमारा योगदान 73% था, मतलब क्या है? हमारे देश में उस टाइम पे ना कोई फैक्ट्रियां थी, ना कोई कंपनियां थी, ना अच्छी सड़कें थी, ना रेलवे था, ना कुछ था।
भाई हमारे पास एक बैल थे, एक हल था हमारे पास, वो उसी से हम लोग कर रहे थे। जितना हम कमा रहे थे 100-200 रुपए, उसमें से 73 रुपए तो हम कृषि से, बैलों से ही कमा रहे, और तो कुछ हमारे पास है ही नहीं। जब और कुछ है ही नहीं तो कहां से हम कमाएंगे? हम नहीं कमा सकते ना। लेकिन अब जरा एक बात समझिए, आज के टाइम पे, भाई हम कृषि से तो कमा ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ में हमने क्या कर दिया है, बहुत सारी फैक्ट्रियां लगा दी हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रियां लगा दी हैं, सड़कें अच्छी हो गई हैं, परिवहन अच्छा हो गया है, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है। तो आप मुझे ये बताइए, कौन सी स्थिति ज्यादा अच्छी हुई? जब हम बैलों के साथ में, हम हल और बैल से जब हम ज्यादा कमा रहे थे, या जब आज हम उससे भी ज्यादा कमा रहे हैं लेकिन वो उस तरह से नहीं कमा रहे, अलग तरह से कमा रहे, तो कौन सा अच्छा हुआ? जाहिर सी बात है ये वाला अच्छा हुआ, ये वाला तो अच्छा होगा, क्योंकि परसेंटेज में कम है, वैसे तो ज्यादा है, 1000 हो गया, इससे तो 500 था, इससे तो 50 था, इससे तो 1000 हो गया। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखिए, समझिए आप। तो इसका मतलब क्या हो गया है, इसका मतलब क्या हो गया? जब भी कृषि क्षेत्र में, जब भी क्या होता है, कृषि क्षेत्र में गिरावट आती है, किस में? जीडीपी में। अगर जीडीपी में कृषि का योगदान कम है तो उस व्यवस्था, उस अर्थव्यवस्था को ही हम विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसी अर्थव्यवस्था को हम क्या बोलते हैं सर? विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। आज हमारी जीडीपी में, 17% योगदान कृषि का है। याद रखना, जिस दिन हमारी कृषि में, जिस दिन हमारी जीडीपी में कृषि का योगदान 5% से कम हो जाएगा, उस दिन हम अपने देश को विकसित देश कह देंगे। हम क्या कह देंगे अब? विकसित देश कह देंगे। इसका मतलब हमारी जो जीडीपी है, भाई जीडीपी में 3 ही चीजें तो होती हैं। एक आपके होता है प्राइमरी सेक्टर, यानी कृषि होता है। दूसरा होता है विनिर्माण क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र यानी कौन सा होता है आपका? सेकेंडरी सेक्टर, उद्योग क्षेत्र। और तीसरा कौन सा होता है? सेवा क्षेत्र। जब इसकी भागीदारी केवल 5% रह जाएगी, मतलब हमारी 95% जीडीपी कहां से आ रही है? विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र से आ रही है। तो जिस देश की जीडीपी में 95% योगदान किसका होता है? इन दोनों का होता है। ऐसे देश को ही विकसित देश कहा जाता है। ठीक है, ऐसा कब हो पाएगा? जब हमारी देश की जनसंख्या ज्यादातर इन सेक्टरों पे काम करे। उसके लिए सरकार क्या करना पड़ेगा? भाई इनको बढ़ाना पड़ेगा ना, विनिर्माण क्षेत्र बढ़ाना पड़ेंगे, मतलब फैक्ट्री लगानी पड़ेगी बड़े बड़े, ठीक है, उद्योग स्थापित करने पड़ेंगे, ठीक है, एमएसएमई को बढ़ाना पड़ेगा, वो सब चीजें करनी पड़ेगी। और सेवा क्षेत्र के लिए हमारे परिवहन सेक्टर को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, आईटी सेक्टर बढ़ाना पड़ेगा, संचार क्षेत्र बढ़ाना पड़ेगा, बैंकिंग सेक्टर बढ़ाना पड़ेगा। तो इन चीजों को जब सरकार बढ़ाएगी, तब यहाँ के लोग जब यहाँ स्विच करेंगे, तब हमारा देश क्या होगा? विकसित होगा। क्या आपको ये बातें समझ में आई हैं? इतनी बातें आपको समझ में आई हैं? मेरे हिसाब से आपको इतनी बातें समझ में आ जानी चाहिए। अब हम थोड़ा सा आगे बातचीत करते हैं। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, थोड़ा सा हम आगे बातचीत करते हैं। किसी को कोई दिक्कत है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अगर परेशानी नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूं। अगर किसी को परेशानी नहीं है तो मैं इसमें आगे बढ़ जाता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, चलो अब देखिए, हम जरा बात समझते हैं। यहाँ पे हमने एक बात तो कर ली है कि कृषि क्षेत्र में कितना योगदान है, मतलब जीडीपी में कितना योगदान है कृषि का। जरा औरों का भी देख लेते हैं ना, तो जरा देख लो जीडीपी में योगदान, जीडीपी में हम जरा योगदान को देख लेते हैं। योगदान, जीडीपी में योगदान देखिए, तो योगदान कितने सेक्टर का होता है? 3 ही का तो होता है। तो पहला तो कृषि, आपको मैं बता ही चुका हूं कृषि का योगदान कितना है। कृषि को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्टर, यानी प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। आप इसके ब्रैकेट में प्राथमिक क्षेत्र लिख सकते हैं। इसका योगदान सर कितना है? लगभग 17%, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा होता है आपका सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र। इसको हम विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। इसी को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? औद्योगिक क्षेत्र। इसका योगदान हमारी जीडीपी में जो है वह है 31%। ये मैं आपको लेटेस्ट आंकड़े बता रहा हूं, ठीक है। तीसरा जो आपका टर्सरी सेक्टर होता है, तृतीय क्षेत्र, जिसे हम लोग नॉर्मली सेवा क्षेत्र कहते हैं, इसका जो योगदान है वो है 53%। 53%। क्लियर हो गया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, आप ये तो योगदान है किसमें? जीडीपी में। जीडीपी में तो योगदान ये है, लेकिन इसका मतलब मुझे क्या दिख रहा है? जीडीपी में पहला स्थान किसका है? इसका। दूसरा किसका है? तीसरा इसका, ठीक है। लेकिन जब मैं बात करता हूं रोजगार में यही आंकड़े सीधे उल्टे हो जाते हैं। रोजगार में आज भी हमारे देश में
सॉरी, हमारे देश में आज भी सर्वाधिक योगदान जो है कृषि क्षेत्र का है। आज भी सबसे ज्यादा लोग को रोजगार जो मिल रहा है वो कृषि से मिल रहा है। सेकंड नंबर पे सर्वाधिक रोजगार जो है वो विनिर्माण से मिल रहा है, और टर्सरी सेक्टर में सर्वाधिक रोजगार जो है वो इससे मिल रहा है, तृतीय क्षेत्र से। ठीक है, मतलब पहले नंबर पे रोजगार कहां से मिल रहा है? कृषि से। दूसरे से कहां से मिल रहा है? विनिर्माण से। और तीसरे नंबर पे किससे मिल रहा है? सेवा क्षेत्र से मिलता है। मैंने आपको ये समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा एक बात और समझते हैं, थोड़ा सा कृषि से जुड़े हुए हम आंकड़े समझते हैं, थोड़ा सा कृषि से जुड़े हुए हम कुछ आंकड़ों पे हम बातचीत करते हैं। देखिए, जब मैं कुछ आंकड़ों की बात करता हूं, कुछ मैं आंकड़ों की बात करता हूं, तो आपको इसमें दो तीन बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, ठीक है, पहली बात देखिए, हमारा जो लक्ष्य है, अभी फिलहाल हमारा जो लक्ष्य है 17% जो हमारा जीडीपी में योगदान है, इसको हमें 6% करना है, ये हमारा लक्ष्य है। और 6% से कम 5 या उससे कम हो जाएगा तो हम किस में आ जाएंगे? विकसित देश में आ जाएंगे। एक हमारा लक्ष्य ये है। दूसरा लक्ष्य हमारा क्या है? ध्यान रखना पे, एक बात और समझ लेना, यहाँ पे आंकड़ों में ध्यान रखना पे। आंकड़ों में एक आंकड़ा तो ये हो गया जिसमें मैंने लक्ष्य डिसाइड किया है। दूसरा क्या? ये अभी तक हमारी 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई हैं, हम जानते हैं। उसके बाद फिर पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया, योजना आयोग की समाप्त हो गया 2015 में। उसके बाद जाकर के आपका नीति आयोग बन गया है। तो 12 पंचवर्षीय योजनाएं जो घटित हुई हैं, उनमें से केवल एक ही पंचवर्षीय योजना है, वह तीसरी, केवल तीसरी पंचवर्षीय योजना में ही जो कृषि क्षेत्र था वो नकारात्मक यानी कि माइनस में चला गया था। ठीक है, मतलब बाकी सारी पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई थी, यहां तक कि कोरोना के टाइम पे भी इसमें वृद्धि हुई थी। केवल और केवल तृतीय जो आपका पंचवर्षीय योजना थी उसमें इसमें कमी आई थी। आप ये ध्यान रख लेना। ठीक है, तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, वर्तमान में कृषि सबसे बड़ा व्यवसाय है भारत का। वर्तमान में आप ऐसे लिख लीजिए, वर्तमान में कृषि जो सेक्टर है, कृषि सेक्टर, यही हमारा क्या है? सबसे बड़ा व्यवसाय है। ये हमारा सबसे बड़ा व्यवसाय है। आपको एक बात ये भी ध्यान रख लेनी है। चौथी बात, आंकड़ों में भारत की जो कार्यशील जनसंख्या है, मैंने आपको ये, ठीक है, इसको मैं आपको उसमें पढ़ाऊंगा इकोनॉमी के अंदर, बेरोजगारी जब मैं पढ़ाऊंगा, कार्यशील जनसंख्या क्या होती है। ठीक है, मतलब जो जनसंख्या काम कर सकती है, काम करने की क्षमता, ताकत, इच्छा जिसमें होती है। हमारे देश की जितनी भी कार्यशील जनसंख्या है उसमें से 43% कार्यशील जनसंख्या कृषि में ही लगी हुई है। 43% कार्यशील जनसंख्या हमारी कृषि में ही लगी हुई है। कृषि से हम लोग जितना भी पैदा कर रहे हैं, कृषि से हम जो चीजें पैदा करते हैं, और हम उन चीजों को, हम बहुत सारी चीजों को हम बाहर भी भेजते हैं। तो कृषि क्षेत्र से जो हम उत्पाद पैदा करते हैं उसका जो हम आयात करते हैं, जो हम मंगवाते हैं, जो हमारे यहां नहीं होता है, और जो हम निर्यात करते हैं, कृषि क्षेत्र में आयात और निर्यात में हम पूरे विश्व में 9वें नंबर पे हैं। हम पूरे विश्व में किस नंबर पे हैं? हम 9वें नंबर पे हैं। आप एक बात के ध्यान रखना। क्लियर हो? ठीक है, अगर हम आयात की बात करते हैं, आयात में हम सर्वाधिक आयात जो है वो हम क्रूड ऑयल का करते हैं। किसका करते हैं सर? क्रूड ऑयल का करते हैं। क्रूड ऑयल, ठीक है सर, एक क्रूड ऑयल क्या होती है? इसे आप कह सकते हैं पेट्रोलियम उत्पाद। क्या आप कह सकते हैं? पेट्रोलियम उत्पाद, इसका हम सर्वाधिक आयात करते हैं। ठीक है, सर्वाधिक आयात करते हैं। निर्यात की जब हम बात करते हैं, तो हम चावल का निर्यात जो है हम सर्वाधिक करते हैं। इसके अलावा हीरे का निर्यात, ठीक है, ये भी हम ज्यादा करते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? ठीक है, मतलब रत्नों का जो रत्न होते हैं, आभूषण, ठीक है, महंगे, इनका भी निर्यात हम क्या करते हैं? हम ज्यादा करते हैं। क्या आपको कुछ आंकड़े समझ में आ गए हैं? अगर आपको कुछ आंकड़े समझ में आ गए हैं तो एक बात आप और समझ लेना, सी रंगराजन, ठीक है, ये सी रंगराजन सर, जिन्होंने आपको एक सी रंगराजन, एक समिति बनी थी 2012 में, जिन्होंने बेरोजगारी के बारे में अनुमान लगाया था। वही सी रंगराजन सर जो हैं, इन्होंने कृषि के बारे में एक चीज बोली है, कृषि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र, ठीक है, इन्होंने कहा है कि कृषि जो है ये उद्योग एवं सेवा क्षेत्र, आपको क्या समझ में आया? कृषि जो है वो उद्योग और सेवा क्षेत्र
का इंजन है भैया, ये इंजन है। अगर ये नहीं होगा, कृषि क्षेत्र नहीं होगा, ना तुम्हारे उद्योग चलेंगे, ना ही आपका सेवा क्षेत्र चलेगा। ठीक है, और भाई हमको पता है कि प्राइमरी सेक्टर से ही हमारा, जब प्राइमरी सेक्टर से जब गेहूं बनता है, तभी कंपनी में, उद्योग में जाकर के वो आटा बनता है, मतलब चक्की में, या फिर किसी कंपनी में जाकर वो ब्रेड बिस्किट ये सब बनता है। अगर आटा ही नहीं हो, गेहूं ही नहीं होगा, तो भाई कहां से आप ब्रेड बना लोगे? नहीं बना सकते हो। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये सब कोई भी काम नहीं होगा। क्लियर हो गया? ठीक है, आपको मेरी कुछ बातें समझ में आ गई हैं? बहुत ठीक है। कुछ आंकड़े आपको पल्ले पड़ गए हैं, आपको कुछ आंकड़े ये याद रखने हैं। अब मैं कृषि के बारे में एक दो बातों पे आज और चर्चा करूंगा, एक दो बातों में आज और चर्चा करता हूं। जरा हेडिंग लिखो, कृषि की विशेषताएं। भारतीय कृषि की विशेषताओं पर मैं जरा और चर्चा कर लेता हूं फटाफट से। लिखो, भारतीय कृषि की विशेषताएं। भारतीय कृषि की विशेषताएं, भारतीय कृषि की विशेषताओं पर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जब मैं भारतीय कृषि की विशेषताओं पर चर्चा करता हूं तो पहली बात ध्यान रख लेना, भारतीय जो कृषि है वो मानसून पर निर्भर करती है। मानसून पर निर्भर करने वाली कृषि है भारतीय कृषि। मानसून पर निर्भर करती है, इसीलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे? मानसून का जुआ भी से कहा जाता है। मैंने आपको एक बात ये बताती है, ध्यान रखना। भारतीय जो कृषि है, भारतीय जो कृषि है, भारतीय कृषि का 48% भाग है। भारतीय कृषि का 48% भाग क्या है? सिंचित है, सिंचित भाग है, जिसमें सिंचाई होती है। 48% भाग क्या है भारतीय कृषि का? सिंचित है। जबकि 52% भाग कैसा है? असिंचित है। असिंचित भाग है कितना? 52% भाग। कोई दिक्कत नहीं किसी का? पे बात समझने का हम प्रयास करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको एक दो बातें और समझ लेनी है, एक दो बातें हम कहा पे और समझ लेनी। ठीक है, जो ये कृषि है वो निर्भर किस पे है? निर्भर किस पे है? मानसून पर निर्भर है। अगर कृषि मानसून पर निर्भर होती है, अगर कृषि मानसून पर निर्भर होती है, अगर कृषि मानसून पर निर्भर होती है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है, जरा इसको भी समझ लेते हैं। मानसून पर जब कृषि निर्भर करती है तो इससे एक चीज पे प्रभाव पड़ता है, इसे हम बोलते हैं शस्य गहनता। ठीक है, जरा इसे हम क्या बोलते हैं भैया? इसको हम इसे हम कहते हैं, आपको लिखना है शस्य गहनता। आपको लिखना है शस्य, सस्य गहनता, गहनता। तरीका होता है, इसे अंग्रेजी में हम लोग क्रॉप इंटेंसिटी कहते हैं। इसे अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉप इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इसे कहा जाता है। शस्य गहनता। सर ये शस्य गहनता क्या होती है? इसके लिए एक फॉर्मूला दिया जाता है, बता देता हूं। देखिए, वास्तविक, वास्तविक अभी समझा दूंगा, पहले लिख लो। वास्तविक बोया गया क्षेत्र, वास्तविक बोया गया क्षेत्र, कितने क्षेत्र पे हम वास्तव में बो रहे हैं? वास्तविक बोया गया क्षेत्र को जब हम 100 से गुणा कर देते हैं, वास्तविक बोया गया क्षेत्र को जब हम 100 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, और इसके बट्टे में हम लोग क्या कर देते हैं? शुद्ध बोया गया क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्र से हम जब भाग कर देते हैं, शुद्ध बोया गया क्षेत्र से हम भाग कर देते हैं, तो इससे क्या निकलती है? आपकी सस्य गहनता निकलती है। सर आप इस बात से क्या समझे? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? आवाज आवाज प्रॉपर आ रही है तो आप मुझे बता दो, अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो। ठीक है, तो हम किसके बात कर? हम सस्य गहनता की हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं। सस्य गहनता की हम लोग क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए यहां पे एक बात समझिए, यहां पे इसे समझने के लिए आपको एक बात समझनी है, इसे समझने के लिए आपको एक बात समझनी है। मैंने मान लिया कि कोई एक आदमी है, कोई एक आदमी ए है, ठीक है, इस आदमी के पास 10 हेक्टेयर की जमीन है। कितनी जमीन है सर? 10 हेक्टेयर की जमीन है। ठीक है सर, ये 10 हेक्टेयर कितना होता है भाई? 1 हेक्टेयर कितना होता है? मतलब 100 मीटर लंबा गुणा 100 मीटर चौड़ा जो एरिया होता है, 100 मीटर चौड़ा, यानी कि 10,000 मीटर का स्क्वायर। इतनी जो जमीन होती है इसे हम बोलेंगे 1 हेक्टेयर। ठीक है, 100 मीटर लंबा, 100 मीटर चौड़ा। ठीक है, इसे हम क्या बोल देंगे? इसे हम क्या बोलेंगे? 1 हेक्टेयर जमीन। मैंने बोल दिया कोई आदमी है जिसके पास 10 हेक्टेयर जमीन है,
इस 10 हेक्टेयर जमीन को इसने क्या किया, 3 तरह की फसलें होती हैं, 3 तरह की फसलें आपको यहां तक दिख रहा है क्या, ज्यादा कोने में तो नहीं हो गया है, ठीक है। 3 तरह की आप यहां पे जमीन होती है, मतलब फसलें होती हैं, 3 तरह में इधर लिख देता हूं। एक होती है आपकी खरीफ की फसल, एक होती है आपकी रबी की फसल, एक होती है आपकी जायद की फसल। सुनील इसमें दिख रहा है, ठीक है। खरीफ की जो फसल होती है, खरीफ की फसल, ठीक है, इसमें हम लोग धान बोते हैं, धान बोते हैं, ठीक है, धान बोते हैं। मैंने मान लिया खरीफ की फसल में ये इसके पास 10 हेक्टेयर भूमि थी, इसने 10 हेक्टेयर भूमि पे क्या बो दिया, धान बो दिया खरीफ की फसल में, ठीक है। जब रबी की फसल आई, रबी की फसल आई गेहूं, इसने गेहूं बो दिया रबी की फसल में, ठीक है, गेहूं बो दिया इसने, मैंने ऐसे ही मान लिया, चलो इसने 7 हेक्टेयर पे गेहूं बो दिया, कितने बो दिया, 7 हेक्टेयर पे बो दिया इसने गेहूं। जायद की फसल मैंने ऐसे मान लिया, इसने जायद की फसल में कद्दू लौकी जो भी है, ठीक है, लौकी बो दी इसने 3 हेक्टेयर में। तो टोटल इसने कितना बो दिया, देखिए यहाँ पे 10 7 17 और 3 20, कितना बो दिया इस आदमी ने, 20 हेक्टेयर इसने बो दिया। वास्तविक बोया गया क्षेत्रफल कितना हो गया इसका, 20 हेक्टेयर हो गया, 20 हेक्टेयर हो गया, ठीक है, इंटू 100। लेकिन शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है जमीन है कितनी इसके पास, भाई 10 हेक्टेयर जमीन तो है इसके पास, भाई शुद्ध तो इसने इतना ही बोया है, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब देखिए आप, इसने क्या कर दिया, 20 दशम कितना हो गया सर, 200। इसने कितना कर दिया, 20 दशम कितना हो गया, 200। इसका मतलब देखिए क्या है, अगर ये 10 हेक्टेयर जो जमीन है पूरा 10 हेक्टेयर बोता तो कितना बोता, ये 100% जमीन को बो देता, 100% जमीन को बो देता ये। लेकिन इसने कितना बोया, 200% बो दिया इसने, 200% बोया, मतलब अपनी जमीन का इसने बहुत अच्छा यूज किया है, अपनी जमीन का इसने क्या किया है, बहुत अच्छा यूज किया है। इसने ये अच्छा यूज क्यों कर दिया होगा, क्यों ये इसका अच्छा यूज कर पाया होगा, क्योंकि जब धान के टाइम पे इसे पानी चाहिए हो रहा होगा, तब इसके पास मानसून पे निर्भर नहीं होगा, ये इसके पास सिंचाई की सुविधा होगी। सिंचाई क्या होगी, इसके पास सुविधा होगी। गेहूं के टाइम पे जब इसे पानी नहीं चाहिए हो रहा है, तब इसके पास उस तरह की व्यवस्था है। जब जायद के पास, मतलब जब जैसी परिस्थितियां चाहिए हैं, इसके पास ये मानसून पर निर्भर नहीं है व्यक्ति। अगर ये व्यक्ति मानसून पर निर्भर होता तो धान को ये नहीं बो पाता जब तक बारिश नहीं होती। क्लियर हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मानसून पर निर्भरता होने की वजह से क्या होता है, जो शस्य गहनता होती है इसमें गिरावट आ जाती है। शस्य गहनता में क्या हो जाएगी, क्रॉप इंटेंसिटी में क्या आ जाएगी भैया, क्या पे गिरावट आ जाएगी। मैंने आपको एक बात ये समझा दी है। अब शस्य गहनता, क्रॉप इंटेंसिटी हमारी कम ना हो, इसलिए सरकार क्या करती है, भाई मानसून पे निर्भरता को कम करेगी। अब मानसून पे निर्भरता सरकार की कम कैसे होगी, किसानों की निर्भरता मानसून पे कम कैसे होगी, इसके लिए सरकार को इन लोगों के लिए कुछ व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, कुछ व्यवस्थाएं तो करनी पड़ेंगी, ठीक है। इसके लिए सरकार को सिंचाई की अच्छी व्यवस्था करनी पड़ेगी। वर्तमान में अगर मैं सिंचाई के आंकड़ों की बात करता हूं, सर्वाधिक सिंचाई भारत में नलकूपों के माध्यम से होती है। किससे होती है, नलकूपों के माध्यम से, जिन्हें अंग्रेजी में ट्यूबवेल कहा जाता है। सर कितनी होती है, 57% भारत में जितनी भी जमीन है उसका 57% जो सिंचाई है वो केवल किससे होती है, नलकूपों से होती है। और अगर आपसे कोई पूछ दे नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई कहां पर होती है, सर आप बताओगे यूपी में होती है, और सेकंड नंबर पे कहां होती है बताओगे, आप बताओगे पंजाब में होती है। किससे, नलकूप, सर्वाधिक यही लगे हुए हैं। सेकंड नंबर पे जो सिंचाई होती है वो नहरों के द्वारा होती है, नहर से होती है। सर कितनी होती है, 37% होती है। नहरों से सिंचाई के मामले में राजस्थान पहले नंबर पे है। इंदिरा नहर यहां की सबसे बड़ी नहर है, जो सतलज नदी से निकाली गई है। सेकंड नंबर पे नहरों से सिंचाई के मामले में भी पंजाब ही आगे, जहां नलकूप नहीं लग सकते हैं वहां इन्होंने नहरें बना दी हैं, इसीलिए तो पंजाब जो है बहुत अग्रणी है कृषि में। तीसरा तालाब से सिंचाई जो है वो लगभग 6% होती है, और तालाब से सिंचाई जो है दक्षिण भारत में ज्यादा होती है। तो आपसे पूछेगा दक्षिण भारत में सिंचाई सर्वाधिक किससे होती है, तो आप बताओगे सर
तालाब के माध्यम से होती है, आप ऐसा बताओगे कि आपको मेरी बात पल्ले पड़ रही है? बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आज हमने जो बातचीत करी है, हमने आज बातचीत जो करी है वो यहां तक कर दी है। आज हम इसको यहीं तक रखते हैं, यहां से आगे जो बातचीत है वो हम कल करते हैं, ठीक है। बने रहिए, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।